नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। ये खास शो का मतलब यह नहीं है कि मैं खास लोगों की बात करता हूँ। यह आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। यह आम लोगों का मंच है और आम लोगों का मंच आम लोग ही बात कर रहे हैं इस मंच पर। पिछले 5-6 महीने से देश की सज्जन शक्तियों को संगठित करके उसको सृजन शक्ति में तब्दील करने की कोशिश लगातार जारी है। मैं आप तमाम मित्रों का स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं परिचय पहले अरविंद जी मैं अपने रचना जी का मैं परिचय करा दूँ, डॉक्टर रचना गुप्ता। आप हिमाचल से हैं और हमारी बहुत ही गुरुदेव की जो परंपरा है उससे जुड़ी हुई हैं और खास पहचान रचना जी की है कि नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं और कम उम्र से लेकर के अभी तक मीडिया के बड़े-बड़े संस्थान इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स, जनसत्ता से लेकर के जागरण से लेकर के बड़े संस्थानों को आपने नेतृत्व दिया है, अच्छी लेखिका हैं, किताबें लिखी हैं, हिमाचल में रहती हैं और संवेदना की शिखर अभिव्यक्ति हैं। मैं रचना गुप्ता का मैं स्वागत करता हूँ, आज मंच पर पहली दफ़ा जुड़ी हैं और शेष जो मित्र हैं, हम सभी मित्र को जानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद जी बढ़िया परिचय कराएँगे ताकि सभी मित्र एक-दूसरे को जान सकें। अरविंद जी, अरविंद ओझा का मैं परिचय करा दूँ। अरविंद ओझा संस्कृति, कला और साहित्य जगत में अ, नई पीढ़ी की आवाज़ हैं। लोग सीखते हैं और बार-बार मैं कहता हूँ कि अरविंद जब कोई लेख लिखते हैं, तो हम बार-बार कहते हैं कि आप एक बॉर्नविटा का डब्बा भी पाठकों के घर भेज दिया करें। बहुत ही गंभीर रहस्यमय लेखनी है अरविंद की और जितना सुंदर व्यक्तित्व है, उतनी ही सुंदर इनकी लेखनी है, अभिव्यक्ति है। अगर संस्कृति पर विमर्श करूँ और अरविंद ओझा को यहाँ ना लाऊँ, तो मुझे लगता है कि यह विमर्श हमारा अधूरा रह जाएगा। अरविंद का स्वागत करते हुए अरविंद से निवेदन करेंगे जो मौजूद हैं इस चौपाल पर अतिथि, आप उनका परिचय कराएँ ताकि मैं अपनी बात की मैं शुरुआत करूँ। जी, अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा विजेंद्र जी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे ये संवाद श्रृंखला का ये दूसरा सत्र है और लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला संस्कृति प्रतिष्ठान और द डायलॉग का ये जो संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, संपूर्ण क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ और जो मौजूदा जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो विमर्श की संभावनाएं हैं, उसके संदर्भ में जो ये संवाद श्रृंखला हमने 3 दिवसीय रखी है, आज उसका दूसरा दिन है और मैं इस मंच पे अपने तमाम जो विद्वान अतिथिगण हैं, प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी सर, हेमंत द्विवेदी जी, समीर कुमार जी, प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी, रचना गुप्ता जी और अशोक सिन्हा जी अभी बिहार म्यूजियम के जो निदेशक हैं, अतिरिक्त निदेशक हैं, थोड़े समय में वो भी जुड़ेंगे और हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं श्री हेमंत शेष जी, वो भी इस समाज श्रृंखला में जुड़ेंगे। तो आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार कि आप सब इस मंच में जुड़े। परिचय के तौर पे मैं सबसे पहले प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी सर का परिचय कराऊं। अरुण सर जो है जाने माने विद्वान, चिंतक और लेखक हैं और मेरा परिचय 1-2 साल पहले का है। हेमंत शेष सर ने मेरा परिचय कराया था। उदयपुर जो विश्वविद्यालय है उसमें बतौर प्रोफेसर प्राध्यापक सर ने एक बहुत लंबा समय बताया है और इसके अलावा जो राजनीतिज्ञ है और जो भी रचनात्मक जो हस्तक्षेप है आज के समय और विश्व में, उसके लिए जाने जाते हैं। तो मैं सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच पे। हमारे साथ हैं उसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कलाकार मित्र हेमंत द्विवेदी जी। और हेमंत द्विवेदी जी बतौर कलाकार मेरे मित्र हैं, लेकिन मैंने इनको बतौर वक्ता मैंने सुना है भारतीय कला पे बोलते हुए और मैं बहुत ही एक प्रशंसक हूँ हेमंत जी का। और इसके अलावा एक बहुत लंबे समय की उन्होंने प्राध्यापन विश्वविद्यालय में एक महाविद्यालय है उदयपुर में जिसके ये कला जो संकाय है दृश्य कला उसके निदेशक भी हैं और एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सहज और गुणी व्यक्तित्व है। सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पे शामिल है हमारे मित्र समीर कुमार हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बाबा वीरेंद्र जी ने कहा कि जो स्वर हैं मैं इनको उसी तौर पे मैं देखता हूँ और बहुत ही कम जिस तरह की यात्रा और जिस तरह का अनुभव वो बहुत ही सराहनीय है।
IIT खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की, IIM से इन्होंने मैनेजमेंट किया। उसके बाद ये IRTS जो है यूपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया, उसके अकाउंट सर्विस में रहे, रेलवे अकाउंट्स में। बावजूद इसके फिर ये बाहर गए, लंदन और सिंगापुर, अनेक जो फॉरेन जो लोकेशन है वहां पे बतौर जो बैंकिंग इन्वेस्टर और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और देश प्रेम के खातिर ये पुनः वापस आए, प्रसार भारती में डिजिटल निदेशक रहे। ये आपकी अरविंद जी क्लिक मोबाइल इंडिया से लगता है कोई डिस्कनेक्शन या कोई कॉल आ रहा है, जो कि आवाज आपकी बिखर रही है। कोई अच्छा, कॉल आ अभी रहा अभी आ होगा रही है, जिसके, हाँ नहीं अब अभी नहीं आ आ रही है रही है, सर जी। अभी ठीक है आवाज तो आपका। हाँ, वो बीच बीच में वो नेटवर्क की दिक्कत आती रहती है। तो समीर जी भाई जी। जो है बहुत ही एक मैंने जैसे बताया कि IIT खड़गपुर और IIM बेंगलोर और फिर यूपीएससी क्वालिफाई किया इन्होंने, फिर बाहर रहे और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बाद ये फिर प्रसार भारती में डिजिटल विंग के निदेशक के तौर पे इन्होंने काम किया, मीडिया क्षेत्र में काम किया। और अब जो है इन्होंने अपना एक जो न्यूज एजेंसी है क्लिक इंडिया, उसके फाउंडर हैं और CEO हैं। और इसके अलावे आज के समय में और जो सांस्कृतिक जो विमर्श है और जो युवाओं की जो सोच है और उनको जोड़ने की जो पहल है, उसमें इनकी सक्रिय भूमिका है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच पे। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी, जो हमारे इस संस्था के राष्ट्रीय कला जो प्रतिष्ठान है, हमारी जो ये संस्था है उसके राष्ट्रीय सचिव भी हैं। और संस्कृत भाषा और साहित्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। इन्होंने वेद में विज्ञान जो विषय है उसमें बहुत अद्भुत शोध किया NCERT के साथ। और ये बहुत देश विदेश में जाने जाते हैं अपने अलग तरह के वैचारिक पृष्ठभूमि और ज्ञान के लिए। और बतौर प्रोफेसर ये संस्कृत डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है। और अशोक सिन्हा जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अशोक सिन्हा जी लोक कलाओं के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं बिहार के। उपेंद्र महारथी जो अनुसंधान जो केंद्र है पटना में, वो उसके निदेशक रह चुके हैं। और वर्तमान में बिहार म्यूजियम जो है इंडिया का जो लीडिंग जो म्यूजियम है उसके वो अतिरिक्त निदेशक हैं। थोड़े समय में वो भी जुड़ेंगे। हेमंत सर जिसके बारे में बाबा विजेंद्र जी अभी बात कर रहे थे, वो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, पूर्व IAS हैं राजस्थान कैडर के। और बहुत ही प्रतिष्ठित कवि, लेखक और संपादक और समीक्षक के रूप में हम लोग उन्हें जानते हैं। तो थोड़े समय में वो भी जुड़ेंगे। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और यह एक मुझे लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत आज इस मंच पर मौजूद है, लेकिन यह है कि बात जब उठेगी यहाँ से तो दूर तक जाएगी। वह बात यहाँ से उठती है तो दूर तक जाती है। और मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि कल भी मैंने इसकी चर्चा की, भारत में बहस की परंपरा कभी नहीं रही है। भारत में शास्त्रार्थ होते रहे हैं। भारत विमर्शों का देश है, विमर्श विधायक है और बहस निषेधात्मक है। बहस के लिए बहस भारत के पास कभी वक्त रहा नहीं है। हम विमर्श करते रहे और विमर्श से जो नवनीत निकलता रहा, उस नवनीत को तात्कालिक सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। कभी भी नवनीत को अंतिम नवनीत कहा नहीं, अंतिम सत्य कहा नहीं। नेति नेति की बात है कि कोई अंतिम सत्य नहीं है। और यह जो थॉट प्रोसेस में भारत में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है, यह आज का सत्य है, कल का सत्य बदल जाएगा। और यही कारण है कि भारत का जो थॉट प्रोसेस है, कभी भी विकृति को संस्कृति बना करके भारतीय समाज ने, भारतीय चिंतकों ने, भारतीय मनीषी ने कभी भी विकृति को संस्कृति के रूप में स्वीकार नहीं किया। लगातार भारतीय जीवन मूल्यों के भीतर, भारतीय जीवन पद्धति के भीतर जो एंटीबायोटिक पावर था, प्रतिकार करने की क्षमता थी, विद्रोह करने की क्षमता थी, कभी भी यह समाज जड़ता का शिकार नहीं हुआ। यज्ञ संस्कृति के कारण से जब हिंसा बढ़ी तो इस समाज ने बुद्ध को पैदा किया। जब ऐन्द्रिक अराजकता बढ़ी तो हमने महावीर को पैदा किया। परम अहिंसा का भाव हमने पैदा किया। जब पाखंड भरा तो हमने कबीर को पैदा किया। जब दुनिया में एकीश्वरवाद की आंधी चली तो एकीश्वरवाद की उस आंधी को रोकने के लिए हमने तुलसी को खड़ा किया।
प्रेम के सवाल पर जब संवेदना, संबंध और संबोधन दरकने लग गए, समाज को प्रेम की जरूरत थी, तो हमने चैतन्य को खड़ा किया। यह समाज कभी जड़ता का शिकार कभी नहीं रहा है। यह समाज निरंतर बहता रहा है, बढ़ता रहा है। और आज इसलिए नहीं कि भारत बहुत विशाल देश रहा है, या इसलिए भारत महान नहीं रहा कि भारत की जनसंख्या बढ़ी रही है, या भारत के पास जो भौगोलिक तस्वीर है वो तस्वीर बहुत जो है वो बड़ी रही हो, ऐसा नहीं है। इसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, भारत का जो तासीर है, वह तासीर बहुत बड़ा है। इसको स्वीकारने की जरूरत है। आज जब इस चौपाल पर हम बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य से पाखंड पर प्रहार करने के चक्कर में हमारे जो तत्व हैं, हम उसको भी खारिज कर दे रहे होते हैं। हम खेतों में निकोनी करते हैं, तो निकोनी करने के वक्त में हमारे कृषि मित्र जो है बड़ी सावधानी से निकोनी करते हैं, कोई औषधीय पौधों का जड़ नहीं कट जाए, कोई औषधीय पौधे कट नहीं जाए, बड़ी सावधानी से निराई की जाती है, बुनाई की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज जिस दौर में हम लोग खड़े हैं, पाखंड पर प्रहार करने के चक्कर में हमारा जो विधायक तत्व था, हमारे जो थॉट प्रोसेस थे, हम उसको भी खारिज कर दे रहे होते हैं। यह दुर्भाग्य का दौर है। हम आज कोई भी यहाँ सिटीजन नहीं बैठे हुए, कोई नागरिक नहीं है, हम लोग सब यहाँ नेटिजन हैं। दौर बदल गया है, अब सिटीजन कोई है नहीं, अब तो हम लोग नेटिजन हैं। और नेट की दुनिया में जो पारंगत नहीं है, वही आज सर्वहारा हैं, वही आज पिछड़े हैं, वही आज दलित हैं, वही आज वंचित भी है। इन नेटिजन की अपनी खेल है। और दुनिया कहां बढ़ गई है, ज्ञान सत्ता के क्या नए स्वरूप हुए हैं। आज तो यह है कि हम जो आभासी दुनिया की उस व्यूह रचना में, आभासी दुनिया के उस मकर जाल में इस तरह से फंस गए हैं, अब लगता नहीं है कि हम एक संवेदना के रूप में जाने जाएंगे, एक संबंध के रूप में जाने जाएंगे, एक संबोधन के रूप में जाने जाएंगे। सब कुछ बिखर रहा है। अब तो आपको पता है कि अमेरिका की एक रामसा नाम की लड़की ने शादी की है कार्टिल से। कार्टिल वह तो है, वह रोबोट है। और उस पति के साथ जब वह रामसा रहती है, वह जो रोबोट हस्बैंड जब जाता है सब्जी खरीदने के लिए और पिज्जा बर्गर लाने के लिए, एक दिन अमेरिका की गली में गया, वहां बड़ी ही गंदगी थी, तो अपनी पत्नी के लिए सब्जी नहीं खरीदा। इतना सेंसिटिव हुआ है, वो लौट करके चला आया। हम उस कृत्रिमता के प्रति इतने संवेदनशील है। और रामसा लिखती है, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि यह मेरा यंत्र, मेरा पति है, कितना संवेदनशील है कि गंदी जगहों से कोई खाने पीने का सामान नहीं लाता है, बहुत ही फूक फूक करके अच्छी जगह से सामान लाता है। यह जो यांत्रिकता है, जिस यांत्रिक सभ्यता के खिलाफ में बापू लिखते रहते थे कि मुझे अंग्रेजों से कोई नफरत नहीं है, मुझे अंग्रेजियत से नफरत है, अंग्रेज यहां रहे कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजियत यहां नहीं रहे, इसकी वकालत गांधी करते थे। नेहरू और गांधी के बीच के यही अंतर थे। नेहरू अंग्रेजों के विरोधी थे, अंग्रेजियत के समर्थक थे। गांधी वह अंग्रेजियत के विरोधी थे, अंग्रेजों के दोस्त थे। कुल मिलाकर के जो गांधी मशीनी सभ्यता के खिलाफ में लगातार वकालत करते रहे, आज दुर्भाग्य यह है कि पूरी मनुष्यता यंत्र के सामने में झुकी हुई है, गर्दन झुकाए हुए। कहीं भी दो घर के मकान में भी कोई किसी से बात नहीं करता है। दो घर के मकान में भी अब चैटिंग होती है, मां से भी वीडियो कॉल होता है, मां के चरणों में बैठ करके कुछ भी बातें करना। यह जो स्पर्श का सुख है, मैं तो बार बार कहता हूं, यह ठूठ सी संस्कृति में, अरे उस स्पर्श के आनंद को उस ठूठ टहनियों से पूछो, उसको किसी पानी में डुबो के रख दो या कोई हवा बहा दो, एसी रूम में रख दो, तब भी उस ठूठ टहनियों में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन बसंत की हवा जब छूती है, जब कामदेव छूता है, तब उस ठूठ टहनियों से भी किसलय निकल आता है। इस स्पर्श का ज्ञान, छुअन का ज्ञान उस ठूठ टहनियों को है, लेकिन इस ठूठ सभ्यता को नहीं है। आज इस ठूठ सभ्यता, इस यांत्रिक सभ्यता में आज हम खड़े हैं क्रांति की बात करने के लिए। क्रांति की बात, मुझे लगता है कि अरविंद जैसे पागल लोग लुटियन जोन्स में रह करके वह क्रांति की बात करे, यही आश्चर्य है।
नई पीढ़ी कहां जा रहे हो ये जाने वाले, ये भाग रही है पीढ़ी, लौट करके उलट करके देखना नहीं चाहती है। तमाम चीजें समाप्त हो गई है, ना कुछ भी बचा नहीं है जो पूर्वजों ने आपके पास में रखा, आपके पास बचा नहीं है। मैं क्यों इन बातों को, भावुक बातों को आज मैं इस चौपाल पर चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि बात टोटल रिवॉल्यूशन की है, बात संपूर्ण क्रांति की है, बात में कॉस्मेटिक चेंज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कोई शरीर बहुत सुंदर तब होता है जब नख से नयन तक सब कुछ बेहतर हो, और देह बहुत अच्छी हो और आंख नहीं हो, तब भी वह सुंदर नहीं है। सौंदर्य का मतलब है, जो क्रांति का सौंदर्य है, जब तक आमूल चूल परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, यह जब तक क्रांति नहीं होगी तो कॉस्मेटिक चेंज से भारत में कोई बदलाव नहीं दिखेंगे। गांधी तो बना जा सकता है, सदर बाजार जा करके 50 रुपए के चश्मे खरीदे जा सकते हैं, 100 रुपया की लाठियां खरीदी जा सकती है, लंगोटी मिल जाएगी, 300 रुपया में गांधी बना जा सकता है, 500 रुपया मार्क्स बना जा सकता है। यह जो सदर बाजार के गांधी है, इस गांधी से कुछ होना नहीं है। मित्रों, 50 वर्ष आपातकाल के भी हो गए, उस काली रात के भी गुजर गए 50 साल, और उस 50 साल का जो जवाब था, उन तमाम सुलगते हुए सवाल का जो समाधान था, वह समाधान था संपूर्ण क्रांति। क्या हो गया? क्रांति की कोख से जो पैदा हुई, वो कोख को कलंकित कर पाई। 74 के आंदोलन में आवाज उठी और सत्ता में जा करके, और सत्ता का चरित्र एक ही होता है, यह बहुत मुश्किल होता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो जाए लंका वही हो जाए रावण। बहुत मुश्किल है यह लौटना, कि लंका केवल एक भूगोल का नाम नहीं है, लंका एक सत्ता का नाम है। और सत्ता में जा करके अगर सांस्कृतिक समझ नहीं है, अगर संस्कृति का कोई स्पर्श आपके नेतृत्व और व्यक्तित्व में नहीं है, तो निश्चित रूप से लंका से हनुमान ही लौट सकता है, लंका से लौटना मुश्किल है। जो सत्ता के पास गया, वो सत्ता उसको अपने रंग में रंग लेती है, अपने चरित्र में उसको ढाल लेती है। सत्ता में बेदाग रहना, कि जस की तस धर दीन्ही चदरिया, बहुत मुश्किल है कि कबीर को वहां कारपोरेट और उस सरकार से बाहर आना। यह है, जब मैं संस्कृति की बात में करने के लिए बैठा हूं, सांस्कृतिक विमर्श की चर्चा में कर रहा हूं, कि कैसी होगी वो संस्कृति, क्या है संस्कृति। मैं आमंड पावेल या अरस्तु और ये तमाम जो दार्शनिक लोग हैं, मैं उसकी अकादमिक व्याख्या करने के यहां नहीं बैठा हूं। छोटी सी परिभाषा के साथ मैं इस बहस को, इस विमर्श को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, कि अपने लिए जीना प्रकृति है, दूसरों को मार करके जीना विकृति है, और दूसरों के लिए जीना संस्कृति है। मुझे लगता है कि संस्कृति की एक छोटी परिभाषा मैंने देने की कोशिश की। और जब सांस्कृतिक राजनीति की बात जब करते हैं हम लोग, कि कल्चरल पॉलिटिक्स क्या है, धर्म की जब बात करते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं, धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। जब संस्कृति को राजनीति से हम जोड़ना चाहते हैं, तो संस्कृति है क्या? संस्कृति जब आपके जीवन से, मैं बार बार कहता हूं कि भारत का नेतृत्व तो वही कर सकता है जो भागवत व्यक्तित्व का स्वामी होगा। गांधी और अंबेडकर के बीच में गांधी राष्ट्रपिता होते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना में राम है, उसका राजा भी राम है, हाँ मरता भी हे राम कह करके पूरा जीवन राम में है। यह जो भागवत व्यक्तित्व है, जो संस्कृति से जिनका जुड़ाव है, वही व्यक्ति भारत की राजनीति को, भारत की संस्कृति और समाज को बेहतर व्याख्या दे सकता है। भागवत व्यक्तित्व, भागवत का मतलब मोहन भागवत से नहीं है, भागवत का मतलब नागपुर से निकला हुआ हिंदुत्व नहीं है, भागवत का मतलब वह प्रवाचकों से नहीं है। भागवत का मतलब यह है कि जो जीव जगत और जगदीश के अंतर संबंधों को महसूसते हुए, और एक एक जनता के बीच में एकात्म भाव पैदा करते हुए, कहीं भी एक कोने में भी खरोच आ जाए तो बेचैनी हो जाए। और एक स्त्री जब अनावृत देखते हैं गांधी, तो अनावृत स्त्री को देख करके अपना वस्त्र उतार देते हैं, वो फकीर हो जाता है। यह जो संवेदना की जो पराकाष्ठा है, वही पराकाष्ठा, वही स्वामी भारतीय समाज का नेतृत्व कर सकता है। दुर्भाग्य से जेपी जब आए थे, यही सपनों को लेकर के आए थे, लेकिन उन सपनों का हमने बंटाधार कर दिया। जो गया लंका वही हो गया रावण। हम उस रावण की तलाश के लिए आज बैठे हुए हैं। आज
मैंने समय ज्यादा लिया होगा, लेकिन जब संस्कृति से जब जुड़ेगी, क्योंकि संस्कृति जोड़ती है, राजनीति तोड़ती है, सियासत तोड़ती है। जो संस्कृति से संपन्न व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से जो साहित्यकार होगा, मैं तो कहता हूँ योगी भ्रष्ट भी होगा तो नरश्रेष्ठ होगा। और संस्कृति से अगर किसी का जुड़ा होगा, हम वाजपेयी को देखते हैं, जब वो कविता बोलते हैं, जब साहित्य बोलते हैं, तो वाजपेयी कम से कम कलंकित होते हैं। यह है, यह कला की ताकत है, यह संस्कृति की ताकत है, साहित्य की ताकत है। मैं अपनी बात तो बहुत अब मैं हेमंत सर बैठे हुए हैं, अरुण सर के बारे में कहा अरविंद जी ने कि जब अरुण सर आ जाए तो एकदम बिल्कुल अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं भूलिएगा। लेकिन एक बच्चे को मान करके मैं मानता हूं कि अभिभावक मेरे बैठे हुए हैं, और अच्छा अभिभावक वही है जो अपने बच्चों से हारना जानते हैं, जो अभिभावक अपनी संतान से हारना नहीं सीखते हैं। और जो सभ्यता मरना नहीं जानती है, वो नई सभ्यता को नहीं दे सकती है। जो संस्कृति मरना नहीं जानती है, वो नई संस्कृति को पैदा नहीं कर सकती है। लेकिन हेमंत और समीर सर तो हमारे मित्र हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व तो बड़ा है। रचना जी लेखिका है, इस सब के सामने तो मैं क्या कहूं कि एक एक लफ्ज मांगकर साहिब एक किताब हो गए। वह एक दस्त में पहुंच के एक दिन वे जो बेनकाब हो गए, जितने पेड़ थे बबुल के सब गुलाब हो गए। बात बेमरबतों की है, कितने अदीब हैं कि जो एक एक लफ्ज मांगकर साहिबे किताब हो गए। हम तो रचना जी से सीख करके, हेमंत जी से सीख करके एक मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मैं सीधे तौर पर मैं आना चाहता हूं कि अरविंद जी ने संकेत दिया था कि अशोक सिन्हा जी आने वाले हैं, लेकिन मैं अरुण सर के पास में आना चाहता हूं। अरुण जी, तमाम दुश्वारियों को देखा, बहुत क्रांतियां हुई है, बहुत क्रांतियां हुई है, क्रांति का हश्र क्या है, लेकिन इस आशा के साथ में सड़क पर चलते हैं, दुर्घटना होती है, लेकिन हम चलना बंद नहीं करते। और वाटर सिक्स इट्स ऑन लेवल, पानी सदैव अपना तल ढूंढता है। भारतीय समाज का भी, व्यक्ति का चरित्र हो, समाज का चरित्र हो, राजनीति का चरित्र हो या धर्म का चरित्र हो, यह चरित्र ही अधोगामी होता है। जब हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं तब ऊर्ध्वगामी बनता है। अगर हम बनाना छोड़ देंगे, अरुण जी की भूमिका, हेमंत जी की भूमिका, रचना जी की भूमिका जब शून्य हो जाएगी, समीर जब शून्य हो जाएंगे, तब यह समाज अधोगामी हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाएगा। इसलिए वक्त वक्त पर हम समाज को ऊर्ध्वगामी बनाए रखें, समाज की दिशा को ऊपर रखें, बेहतर रखें। यह इन्वेस्टमेंट है, यह डायलॉग का जो यह मंच है, यह इन्वेस्टमेंट है, यह एक निवेश है। इस निवेश के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरुण चतुर्वेदी जी से कि आप एक इन्वेस्टमेंट नई पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। अरुण जी। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस पृष्ठभूमि को बनाया वो वास्तव में मेरी जो शैक्षणिक अनुशासन है उससे मेल भी खाता है और कुछ नई बात करने की प्रेरणा भी देता है। आपने जो मुझे विषय अरविंद ने भेजा था वो राजनैतिक संस्कृति और सांस्कृतिक राजनीति का था। जी जी। इस अनुशासन से जुड़े राजनीति का मैं प्राध्यापक रहा हूं और राजनीति में भी कुछ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय और पारस्परिक संबंधों की व्याख्या का काम किया है लंबे समय तक। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूं। जी सर। उन बातों को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं जयप्रकाश पर कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं। जी। जयप्रकाश जी को देखने का एक सजीव मौका उदयपुर में मिला था। जब भारत चीन युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद की बात है। जयप्रकाश यहां आए थे और वे शांति की ही बातचीत बार बार कर रहे थे। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि क्या एक सामान्य सैनिक की मृत्यु की कीमत क्या है, उसकी वेदना क्या है। और तब जयप्रकाश एक संवेदनशील राजनेता की तरह नजर आते हैं।
जयप्रकाश के ही क्रम में 1978 79 के 78 79 के एक प्रयोग की मैं चर्चा करना चाहता हूं। जयप्रकाश उन दिनों संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे और भारतीय दक्षिणपंथी राजनीति से वे जुड़े हुए थे उन दिन। तब उनका इतना गहरा प्रभाव था कि एक सर्वोदयी वक्ता ने ये कहा कि जयप्रकाश के गुस्से का वर्णन किया और उस गुस्से के वर्णन में उन्होंने ये कहा कि उनकी आंखें लाल हो गईं, रक्तम हो गईं। तब मुझे लगा कि क्या ये व्यक्ति जो व्याख्या कर रहे हैं ये जयप्रकाश को समझे या नहीं, क्योंकि मैं जयप्रकाश को उस रूप में देखता हूं जहां वे भारत में समाजवादी आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। 1942 के आंदोलन के वे हीरो थे और उनका जो नेतृत्व था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो भारतीय राजनीति के उन कम व्यक्तित्वों में था जिसे हम आकर्षक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं। इन टिप्पणियों के बाद मैं राजनीतिक संस्कृति की बात कर लूं थोड़ी। राजनीतिक संस्कृति में जो हम ग्रहण करते हैं वो एक समूह के व्यक्तियों के उन पक्षों को देखते हैं जहां वो राजनीति के साथ अपनी विभिन्न मान्यताओं के साथ जुड़ता है, उसके विचार क्रम को समझने का प्रयास है, उसके वैचारिक रुझानों को समझने की कोशिश है और उन सब कोशिशों का जो समग्र है उसे राजनीतिक व्यवस्था का संदर्भ है। जी। और राजनीतिक व्यवस्था की जो व्याख्या करते हैं उनमें समग्रता की एक बात है जहां वे राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर व्याख्या करना चाहते हैं। भारत के संदर्भ में जो मूल व्याख्याएं हैं वो उन्हें आप नाम कुछ भी दे लें, वो जी। दो खेमों में बटी हुई है। उसकी दो धाराएं हैं। उसमें से एक धारा भारत की परंपरागत मान्यताओं से जुड़ी हुई, जी। जिसमें धर्म है, आचरण है, नैतिकता है, आदि आदि। जो दूसरी धारा है उसे राजनीतिक व्याख्याकार आधुनिक धारा कहते हैं, जी। मॉडर्निटी। और उस धारा को जब वो परिभाषित करते हैं तो उसका जी। संदर्भ जी। संवैधानिक होता है, उसका संबंध धर्मनिरपेक्षता होता है, उसका संदर्भ प्रजातंत्र होता है, उसका संदर्भ समानता। इन चीजों से जुड़ी हुई आधुनिकता की परिभाषा और जी। परंपरागत परिभाषा के बीच में जो भारत का एक विशेषता की बात लोग बार बार करते हैं वो ये कि हम में वो क्षमता है जिसमें हम अपनी परंपराओं को आधुनिकता के क्रम में भी देख सकते हैं, आधुनिकता के क्रम में उनका बदलाव भी कर सकते हैं। और इस बदलाव के क्रम में अगर आप कतिपय विद्वानों को रेखांकित करना चाहें तो मैं संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए ही एक भारतीय विचारक रजनी कोठारी का नाम लेना चाहिए। जी। जी। जो परंपरा और खास करके जो जातीय परंपराएं हैं उनको रजनी कोठारी आधुनिकता के संदर्भ में देखते हैं और उनके जो प्रभाव हुए उन्हें वे बार बार रेखांकित करते हैं। यहीं पर हम बार बार हमारे यहाँ दो सांस्कृतिक इमेजेस को की भी चर्चा होती है। एक
मास कल्चर, जन 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 संस्कृति, जी और दूसरी एलीट संस्कृति है या अभिजन की संस्कृति है, और उसमें कन्वर्जन की जो बातें हैं वे अधिक अधिक से की जाती। वर्तमान संदर्भ में भारतीय राजनीति की एक और व्याख्या और एक और मुहावरा जी मॉरिस जोन्स ने इन्वेस्ट किया। वो ये कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के साथ साथ भारतीय राजनीति में एक और संतीय परंपरा है जिसे वे सेंटली मुहावरा कहकर संबोधित करते जी हैं। इस मुहावरे में सत्ता का, शक्ति का, त्याग की बात है, और इस स्ट्रीम के अंदर, इस धारा में जी वे जिनको रेखांकित करते हैं वे हैं गांधी, विनोबा और जयप्रकाश, जो सत्ता के करीब लोग बाग लाने की बार बार चेष्टा करते रहे और वे जी सत्ता से दूर होते रहे। और मुझे ये भी लगता है कि भारतीय चिंतन में लगातार एक धारा रही जहां जी सत्ता से विमुखता मुख्य गुण रहा। गांधी अरुण की सर परंपरा, अरुण सर एक बात ऑडियंस को एक उत्सुकता है जानने की कि जब दैविक राष्ट्रवाद की बात, खास करके जो यूरोसेंट्रिक स्कूल ऑफ थॉट रहा है, सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है या संघ स्कूल ऑफ थॉट है, 1925 के बाद जो भारत की राजनीति दिशा ली है और यहाँ आने तक मुझे लगा कि यह हिंदू राष्ट्र बनेगा, दैविक भौतिकता पा, ये राम से लेकर के और महादेव से लेकर तमाम प्रकार की बातें हुई। यहाँ आने तक, डिजिटल वर्ल्ड में आने तक अब यह हुआ है कि जहां जहां सांस्कृतिक राजनीति के पुनर्जागरण की अपेक्षा थी, इस चुनाव में हम वहां वहां हार गए। रामेश्वरम हार गए, रामटेक हार गए, नासिक हार गए, अयोध्या हार गए, और खास करके बाबा विश्वनाथ के इर्द गिर्द जितनी सीटें थी वो सारी सीटें हम हार गए। इस इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के इस रिजल्ट को देखते हुए जो हिंदू नवजागरण की अपेक्षा की जा रही थी, आशा की जा रही थी कि यह एक नए हिंदुत्व का नवजागरण, नए हिंदुत्व की बात में करो, इस जो यह देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अरुण सर कि जो जी बाबा मैं आपसे एक बात कहूं जी जिससे आप ज्यादा परेशान न हो। जी राम की व्याख्याएं जो हैं वे सांस्कृतिक व्याख्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं। जी मैं राम को कम से कम 2-3 रूपों में तो जानता हूं। राम का एक स्वरूप भवभूति ने वर्णित किया है जी जिसमें वे मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण राम की चर्चा है। जो राम के प्रश्न पर ही दूसरा दृष्टिकोण तुलसी का है, जी जो राम को एक ऐसे आदर्श के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं जो जी तत्कालीन निराश राष्ट्र को, निराश जी समूह को विश्वास, जी सहिष्णुता और जी अपने संघर्ष को करने की अदम्य शक्ति देता है। जी तीसरा राम मेरा गांधी का है, जी बहुत बढ़िया जी जो जो सौम्य है, जी जो कर्तव्यनिष्ठ, जो मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है राम कहीं पर। वो शक्ति का उपयोग भी अमर्यादित नहीं करता है। डिजिटल राम की चर्चा का जो सबसे बड़ा पक्ष उभर कर आ रहा है वो ये कि डिजिटल राम का कोई संतीय व्याख्या नहीं है। जी डिजिटल राम को आप कन्वर्ट कर रहे हैं व्यापार में, डिजिटल राम को आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल इमेजेस में, जी और उन
और उन इमेजेस का जो भारतीय समाज की विविधता है जी उससे सामंजस्य नहीं है। क्योंकि जो डिजिटल राम आप बात कर रहे हैं और सारी जी डिजिटल संस्कृति की ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो चीजों को होमोजेनाइज करता है, वो चीजों पर कब्जा करता है, जी भाव पर, विचार पर, अर्थव्यवस्था पर। तो उस जी कब्जे की व्याख्या और भारतीय समाज की जो विविधताएं हैं जी उनमें सामंजस्य नहीं है, उनमें उनमें आ, प्रॉब्लम है। जी अरुण सर, एक चलते चलते मैं हेमंत सर के पास में आ रहा हूं, एक चलते चलते आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। अभी जो सांस्कृतिक राजनीति या राजनीतिक संस्कृति की बात मैं कर रहा हूं, आपको यह लगता है कि भारत की जो विराट विरासत है, इस विरासत की बुनियाद पर भारत की राजनीति खड़ी हो? अगर नहीं खड़ी होगी तो जब गांधी कहते थे कि अगर राजनीति धर्म से नहीं जुड़ेगी तो राजनीति अधार्मिक हो जाएगी, राजनीति उदंड हो जाएगी। आपको यह लगता है कि भारत की राजनीति को, जो भारत की जो बुनियाद है सांस्कृतिक बुनियाद पर, भारत की राजनीति को खड़ी रहनी चाहिए, अटल और अडिग रहनी चाहिए? जी चलते चलते फिर मैं आ रहा हूं अभी। बाबा देखिए, आपने ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय विरासत है जी वो, जिसकी व्याख्या गांधी ने सबसे विस्तार से की, जी जी और उस विस्तार में गांधी धर्म को कर्तव्य से, राजनीतिक आचरण को मर्यादाओं से, जी और आप और हम चाहें या न चाहें, गांधी ने जो साधन और साध्य के ऊपर, जी उनकी पवित्रताओं के ऊपर जो ध्यान दिया, जी क्या आज की राजनीति का राम साधन और साध्य के बारे में वैसी व्याख्या कर पाएगा या करेगा? अगर वो करेगा तो चलेगा, जी क्योंकि अगर वह करेगा, भारतीय, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। अगर उस राम को यह राजनीति समझ पाएगी तो राजनीति आगे चलेगी और दौड़ेगी भी। मैं सीधे तौर पर हेमंत सर के पास आना चाहता हूँ, क्योंकि शो को थोड़ा सा हमने समय को थोड़ी सी मैंने अराजकता में डाला है। हेमंत सर, अब यहां से बात जो अरुण जी ने बात रखी है कि भारत यह सांस्कृतिक बुनियाद पर अगर राजनीति खड़ी होती है तो राजनीति दिशाहीन नहीं होगी, डिरेल्ड नहीं होगी। आप कितना सहमत हैं और भारतीय राजनीति और राजनेताओं से कैसी अपेक्षा करते हैं? हेमंत सर। सभी सारस्वत जनों को प्रणाम, और खासकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के साथ अरविंद भाई का विशेष आभार की एक सत्संग में, इसे सत्संग कह देना ठीक रहेगा क्योंकि संस्कृति और राजनीति के तादाद में पर बात हो रही है, बहुत बड़ी रिस्क ली जा रही है मेरे हिसाब से। और बाबा जैसा आपको सुना तो मुझे मेरे यहाँ की एक मेवाड़ी कहावत याद आई, जो भी आपने बताया कि बाबा जी से लड़ोगे तो राख में भरोगे। तो आपकी बात से ऐसे लगता है कि जो संस्कृति को लेके जो एक व्यापक अंदर की जो टीस है, और राजनीति, संस्कृति, राजनैतिक संस्कृति और सांस्कृतिक राजनीति, मैं समझता हूं ये चारों तथ्य बिल्कुल अलग अलग हैं। इनका आपस में कोई तादाद में कहीं बनता नहीं है। मैंने पिछले 500 सालों में भारतीय राजनीति में कहीं कोई सांस्कृतिक आचरण नहीं देखा आज तक। क्या बात जी। लेकिन संस्कृति और राजनीति के गड्ढमड्ढ पर चर्चा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर आदमी चाहता है कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश बहुत सुकून से, आनंद से रहे, हम भाईचारे से रहें, हम में वैमनस्य नहीं हो, हमारे मानवीय मूल्यों का आदर हम एक दूसरे का, ये सारा संविधान का प्रस्तावना जो है, मुझे लगता है अगर एक आम नागरिक हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना को अंतरतम तक, अपने गूढ़ तक स्थापित करके उस तरह से अपने जीवन का यापन करे, तो जो संस्कृति शब्द है, पहली बात तो मैं समझता हूँ संस्कृति शब्द को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जितने भी तथ्य हमारे अंतस से पैदा होते हैं उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे कि सत्य, जैसे कि संस्कृति। मुझे कोई स्वास्थ्य को परिभाषित करके बताए, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? सत्य को परिभाषित करें, क्या बात कर रहे हैं?
संस्कृति को परिभाषित, ये तो इत्रदान है। और भारत के नक्शे को जब हम देखते हैं, भारत का नक्शा देखा जाए एक बार, एक गर्विला, किंचित गर्विला एक सज्जन महापुरुष अपनी दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। मुझे लगता है जब संस्कृति की बात करनी होती है तो सबसे पहले उस देश से, उस मानचित्र से, उस भूगोल से, उस आयाम से आगे बढ़ा जाए। एक प्रहसन तो नहीं है, पर जब ये सारी अभी चर्चा हो रही थी तो मेरे जहन में आया कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण, एक मुझे अभी तक एक ऐसे अकेले राजनीतिक व्यक्तित्व लगे जिन्होंने संस्कृति के साथ राजनीति करने की कोशिश की। और संपूर्ण क्रांति में भी जैसा देखा पाया गया है कि कहीं न कहीं उसका सांस्कृतिक तादात्म्य उस क्रांति के साथ बहुत ज्यादा रहा था। ऐसे मुझे और कोई ऐसे कोई राजनीतिक पुरुष लगे नहीं जो राजनीति के साथ समानांतर सांस्कृतिक चिंता भी कर रहे हैं। ये विडंबना है। लोग संस्कृति निष्ठ शब्द है और नायक राजनीति निष्ठ शब्द है। जय राजनीति निष्ठ शब्द है और प्रकाश संस्कृति निष्ठ शब्द है। और लास्ट में एक नारायण शब्द बचता है जो राजनीति और संस्कृति दोनों के गठमट की बात करता है। बेशक जयप्रकाश जेपी ने इस तरह की बात की है तो वो नाम के साथ भी सार्थक होता है। सांस्कृतिक उन्नयन और सामाजिक विकास के साथ राजनीतिक आचरण सिर्फ जेपी में देखा गया मेरे द्वारा। मुझे बहुत ज्यादा राजनीति का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन वापस कह रहा हूं मैं सर कि राजनीति के साथ संस्कृति के गड्ढमड्ढ पे चर्चा, संस्कृति बनाम राजनीति पे बात करें तो क्यों ना हम भारत के पिछले इतिहास को देखें। और मैं जिस भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं सर, वो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक की बात कर रहा हूं, जो इस देश का सबसे समृद्ध और सबसे शानदार समय काल रहा था। लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय काल देखते हैं हम। अगर इस राजनीति और संस्कृति के गूढ़ तादात्म्य का अनुशीलन करें तो हमें इस कार्यकाल में जाना चाहिए। कमाल की तो राजनीति हुई होगी, कमाल के शासनकाल रहे थे, एक से बढ़कर एक डायनेस्टी हुई जिन्होंने राजनीति के साथ पूरे विश्व पटल पर अपने देश का नाम रखने के साथ सांस्कृतिक तादात्म्य को, सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक मैं कह रहा हूं सांस्कृतिक उस दादागिरी को बनाए रखा था जिसके हम प्रमाण सब कला में, स्थापत्य में, विज्ञान में, सारे समाज के सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। बल्कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जनजीवन पे और इस इतिहास की अगर हम थोड़ा भी अवलोकन करें तो हमें लगता है कि कैसा सांस्कृतिक संपुट रहा था आदमी के आम जीवन में, आज नहीं देखने को मिलता है। सर संस्कृति की बात करना मुझे लगता है बहुत जैसे एक नया कोई सरोकार स्थापित किया, किसी को नहीं पड़ी है। जैसा आपने कहा था कि ये सिटीजन नहीं है, ये नेटिजन होते जा रहे हैं। किसी को किसी बात की नहीं पड़ी है साहब। जो राजनीति कर रहा है उसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, और जो कल्चरल जो परिप्रेक्ष्य में काम करना चाह रहे हैं वो राजनीति से बच के डरते रहते हैं। ये विडंबना है। अच्छा हेमंत सर एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आखिर साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, कलाकार, उसको सत्ता से भय क्यों है? मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य माइनस चांस इज इक्वल टू ब्रह्मचर्य। मौका विहीन ब्रह्मचारियों को मैं ब्रह्मचारी नहीं मानता हूं। अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी अगर ब्रह्मचर्य आपका टिका हुआ है तो मौलिक ब्रह्मचर्य वही है। ये जो माइनस चांस इज इक्वल टू ब्रह्मचर्य वाले जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको डर क्यों लगता है सत्ता में जाने से? उसको क्या लगता है मैं गया तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा? तो आखिर इतना कमजोर कैरेक्टर कला और साहित्य और संस्कृति के लोगों का क्यों है कि सत्ता में जाने से भयभीत हो जाते हैं आप? सर ब्रह्मचर्य का अनुपालन वही कर सकता है जो संसारी रहा हो। बाल ब्रह्मचारी वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत शब्द है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत। आप सत्ता में जाना क्यों नहीं चाहते? सत्ता से क्यों दूर रहते हैं हेमंत जी? आप सत्ता में रहते, पार्लियामेंट में बोलते, इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर दिव्य अभिव्यक्ति आपकी है, पार्लियामेंट में बोलते तो कितना अच्छा लगता। आप पार्लियामेंट से बाहर सड़क पर क्यों बोलते? संसद में जाने का सपना क्यों नहीं है आपका? सर कोई टिकट नहीं देता है। हाँ टिकट नहीं देता है जी, लेकिन इच्छा है जाने की। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल आपको वाजिब प्रश्न है सर।
जब इस परिवेश में हम बात कर रहे हैं तो, लेकिन राजनीति का जो गड्ढमड हमारे सामने दिखाई दिया, आप देखिए कि राज्य, ये चतुर्वेदी सर बैठे हैं, राजनीतिक विचारक विद्वान है, मेरे गुरु रहे हैं। ये सवाल हेमंत जी मैं अरुण जी से भी जी बाबा मेरी बात अरुण जी से भी यही प्रश्न करता है, अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, अच्छे लोग इस चौपाल पर बैठ करके बात करेंगे और बुरे लोग तो राजनीति में, जब आप नहीं जाएंगे तो बुरे लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे। मैं यही बात कहना चाह, आखिर चुनौतियां क्या है इन बुद्धिजीवियों की। मैं आऊंगा अभी समीर जी के पास में। जी सर, ये कुंठा है, ये कुंठा है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर जब हम चर्चा करते हैं तो सारे विचारकों ने भी ये कहा है, और पूरे विश्व पटल पर भी अगर आप दृष्टिपात करें तो आज दुनिया के सारे देश शक्ति सिद्धांत पर आधारित है। अगर सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित होते तो आप मान के चलें कि पूरी पार्लियामेंट कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, कथाकारों, फिल्मकारों से भरी हुई। आप तो रूसों को पढ़ करके सोशल कंटेक्ट को ब्रेक कर दीजिए। सामाजिक संविदा जो आपने किया था, अब उसको तोड़ने का वक्त आ गया है कि अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो जाए। अब रूसों को जिंदा कीजिए। हेमंत जी, मैं समीर जी के पास आ रहा हूं। समीर जी तकनीकी, प्रबंधन सब कुछ के ज्ञाता हैं, देश विदेश सब कुछ को देखा है। भारत की तकदीर और तस्वीर को कैसे बदलना चाहते हैं, भारत की राजनीति को कैसा देखना चाहते हैं, और भारत में जो भूख, बेबसी, बेकारी और बजबजाती जिंदगी के दौर में जो हारी हुई, थकी हुई जमात है, इस जमात की जुबां बनने की समीर की क्या तैयारी है। मैं सीधे तौर पर समीर से जानना चाहता हूं, समीर का सपना क्या है। समीर नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सादर चरण स्पर्श इतने अच्छे मंच पर मौका मिल पा रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ चीजों को लेकर के, लेकिन बात सही है कि जैसा कि बाबा आपने कहा कि डिसीजंस आर मेड बाय दोज हु आर प्रेजेंट। तो अगर हमें कुछ बदलाव लाना है, सो वी विल हैव टू बी प्रेजेंट। जहां हम हैं ही नहीं, वहां पे इन्फ्लुएंस किसी को करके एक लिमिट तक ही हम जा सकते हैं। तो आपका बिल्कुल सही है कि अगर बदलाव चाहिए, और जब हम जेपी की बात कर रहे हैं, जब हम संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, तो जो मूल बात उठकर सामने आती है कि नेशन बिल्डिंग ये कोई पार्ट टाइम अफेयर नहीं हो सकता है। इट रिक्वायर्स सैक्रिफाइस फ्रॉम ऑल द सिटीजन्स एट ऑल द टाइम। नेशन बिल्डिंग पार्ट टाइम में नहीं हो सकता है कि चलो हम देश के लिए भी कुछ कर लें। अगर हमें आजादी मिल पाई, और जो जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति वर्ड में जो संपूर्ण कहा है, वो हम सबके लिए भी पूर्णता से देश के लिए लगने के लिए कहा है। उन्होंने मुसहरी में एटलीस्ट वो एक इंसिडेंस, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जब भी मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, तो एक व्हाट अ वंडरफुल एग्जांपल। पूरी दुनिया में नक्सलिज्म से कोई कैसे शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, जेपी कितने अच्छे तरीके से सबके सामने दिखाया है। ना कि यहाँ पे बात करने की नहीं, कहने की नहीं, उन्होंने करके दिखाया। तो आई एम नॉट नेगेटिव जहां तक आउटलुक को लेकर के बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही बाबा एक शुरू में अपने ओपनिंग उसमें कि पाखंड पर प्रहार। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कि आपने इस पॉइंट को वो किया है। और ये जो पाखंड पर प्रहार है, इसे मैं जनरेशनल गैप के साथ अगर जोड़ के देखूं, तो मुझे जो नई पीढ़ी का बर्ताव है, जो नई पीढ़ी का व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं पाखंड पर प्रहार ही है। हम आज अरुण सर ने वैसे तो बहुत ही अच्छी बातें कही सर। आपने बिल्कुल जिस तरीके से गांधी, विनोबा और जेपी का पॉलिटिक्स से दूर रहने का जो उदाहरण दिया, अद्भुत है वो। लेकिन साथ में डिजिटल जो है वो कब्जा नहीं कर रहा है। डिजिटल ने डेमोक्रेटिक जो है सोसाइटी को डेमोक्रेटिक कर दिया है सर। ये एटलीस्ट हमारा पर्सनल अनुभव है। जो जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, अगर रोल की अगर हम बात करें इंडिया की, सो मेरा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, जो देश के दुनिया के बड़े बड़े जगहों पे रहने का, लंदन में काफी दिनों तक मैं रहा, टोक्यो में रहा, सिंगापुर में रहा, वहां की सोसाइटी को, वहां के मार्केट्स को मैंने ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड किया है। तो पूरी दुनिया भर में व्हाट मूव्स एंड व्हाट क्या इंपॉर्टेंट, इन सबको देखते समझते
जो रोल भारत का उभर कर सामने आ रहा है, वो कोई, और ये कोई किसी विचारधारा में कहीं इंडॉक्ट्रिन्ड नहीं, बल्कि ये पर्सनल अनुभव के आधार पे जो दिख रहा है, दुनिया जहां जा रही है वहां नेटिजन होना हम सब के लिए ना केवल जरूरी है बल्कि पूरे विश्व के लिए जरूरी है। जो रोल भारत का मैं देख पा रहा हूं वो युधिष्ठिर का है पांडवों के बीच, जो ना अर्जुन रूपी अमेरिका की तरह बहुत बड़ा धनुर्धर है, ना भीम रूपी चाइना की तरह बहुत भीमकाय है, ना नकुल सहदेव रूपी जर्मनी और जापान की तरह बहुत ही उसके अपने स्किल्स है, लेकिन वो धर्म का ज्ञाता भारत उन पांडवों को कैसे दिशा और दशा जो तय करता है, वो रोल है हमारा। और उसके लिए आज की युवा जो है वो खोज में लगी हुई है। तो पाखंड पर प्रहार जो आपने एक बाबा एक जो वर्ड जो बोला, वो दैट विल स्टिक विथ मी। थैंक यू वेरी मच। और एक आखिरी बात जो आपने आखिरी की बात की, नेतृत्व में संवेदना की जरूरत, दैट इज द कोर। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ लिया है। जब तक से नेतृत्व में संवेदना नहीं होगी, चाहे वो हमारे पारिवारिक स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, आज की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो चीजों को समझती है, जानती है। हमें रादर देन होपलेसनेस, हमें यहाँ पर इस उम्मीद के साथ कि इतनी समझदार है। अरे जो 8 साल 10 साल के बच्चे वो विकिपीडिया पर और पूरी दुनिया भर की जानकारियां उठा करके बैठे हुए हैं, तो उन्हें हमें किस तरीके से गाइड करना है। आज भी हम जो है अपने देश में, अगर हम अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को देख ले, किसने कितना रटा, उस आधार पर आज भी हम डिटरमिन कर रहे हैं। जबकि यहाँ जरूरत आपको यंत्र के बारे में, यंत्र का षड्यंत्र की तरह की जो बातें कही, उसके बीच में जो नेतृत्व की संवेदना है वो की होगी आगे हमारे देश की दशा और दिशा के लिए। एंड इट विल रिक्वायर सैक्रिफाइस। नेशन बिल्डिंग ऐसे नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, क्या आपने बात कही है और मन खुश हो गया है कि कितना कैलकुलेशन है, और खास करके कम्युनिकेशन में जो प्रबंधन आपका है, ये शिल्प मैं भी सीख रहा हूं कि समीर जी से लगातार मुझे सीखते रहना है कि कितनी बातें करनी है, क्योंकि इस देश में वक्ताओं को भी झेलने का एक नया संकट है। मैं सीधे तौर पर मैं आज डॉक्टर रचना के पास में आना चाहता हूं कि डॉक्टर रचना, मारीच, तुलसीदास या वाल्मीकि दोनों ने मारीच की चर्चा की है। वो मारीच जब सोने की तरह चमकता हुआ मारीच जब लुभाता है राम को, राम उस मारीच एक मार्केटिज्म का एक प्रतीक है, छेपक है। जब आप उस चमकते हुए मारीच या मार्केट की तरफ जाते हैं तो आपका स्वत्व हर लिया जाता है, आपकी इज्जत लूट ली जाती है। कोई रावण आता है और आपकी सीता को उठा ले जाता है। जब तक हम, आज भी मारीच जिंदा है, चमचमाता हुआ बाजार जिंदा है, वो चमचमाता हुआ बाजार मुझे खींच ले जा रहा है और मेरी जो घर की अस्मिता है वह दांव पर लग जा रही है। इस अस्मिता के, इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मैं हैमिल्टन की बात में नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं कि एक डॉक्टर रचना जो कि मीडिया कर्मी है, लेखिका है और संवेदनशील है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संस्कृति के इस संघर्ष में रचना की चेतना कहाँ रुकी हुई है और कहाँ बह रही है। डॉक्टर रचना। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहली बार आप सबसे मेरा मिलना हो रहा है और मैं आप सबके सामने खुद को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी लेखक के तौर पे, राइटर के तौर पे तो मैं करती रही हूँ, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है उससे पहले कई सब मेरे वरिष्ठ जनों ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। जो मारीच की अवधारणा की बात बाबा जी आपने की है, उसमें सीधा-सीधा मेरा मतलब समझ में जो मुझे आ रहा है, वो आ रहा है मीडिया की भूमिका, कि मीडिया उस चीज़ को कैसे ले रहा है। लेकिन जो आदरणीय अरुण जी ने बोला, सुमीर जी ने बोला और हेमंत जी ने बोला, आपने भी जो बोला, उसमें एक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है जिसको डिस्कस करने की या सोचने की ज़रूरत है कि हम एक संस्कृति और राजनीति के संदर्भ में आपसी कोरिलेशन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत डिस्टेंसिंग है। मतलब 50 साल की लंबी जर्नी वाली बात हम सिंहावलोकन कर रहे हैं। हम जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का टाइम था और आज का टाइम बहुत बदल गया है। तब स्थितियां और कुछ होती थी, मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों का एक रिस्पेक्ट होती थी, लिमिटेड स्कोप ऑफ प्रचार प्रसार का होता था। गांधी जी सिर्फ यंग इंडिया के माध्यम से अपनी बात को कहते थे, वेरएज़ पिछले
जी, रचना डिस्कनेक्ट हुई हैं। डॉक्टर रचना डिस्कनेक्ट हुए। सीधे तौर पर मैं दया जी के, रचना आ जाएंगे फिर हम उससे सुन लेंगे। दया शंकर जी, आप तो संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन आज संस्कृत डिपार्टमेंट के चेयरमैन के नाते, अध्यक्ष के नाते नहीं, आज संस्कृति नहीं, संस्कृत ने, आज मैं संस्कृति पर बुलाने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है कि आप संस्कृति के जो सवाल है, इस संस्कृति के आप, डॉक्टर रचना आ गई है जी। डॉक्टर रचना अपनी बात पूरी करें जी। मैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आ गई। हाँ, नहीं, आपकी आवाज आ रही है जी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, तब मैं दया जी के पास आऊंगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आप बोलिए, सबकी आवाज आ रचना रही जी। है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। गो ऑन। आप, मेरी आवाज जा रही है। अरे कोई बात, दया जी आप तक आवाज पहुंच रही है? दया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपका म्यूट है, मोबाइल म्यूट है, आपका मोबाइल म्यूट है। नहीं, मोबाइल ऑन करें, मोबाइल जी। कर लिया, हो गया। हाँ, कर लिया तो जी। जी जी। दया जी, संस्कृत से ही सारे विज्ञान निकले हैं। आप लोग लगातार बोल रहे हैं, वेद और विज्ञान को जोड़ रहे हैं, तो आप साउंड को भी तो ऑन कीजिए। कैसे मतलब विज्ञान जो है संस्कृत से जुड़ेगा जी? मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है आवाज। अगर आपको अपनी बात पूरी करनी, रचना जी बात पूरी कीजिए, तब मैं दया जी के पास आऊंगा। जी बोलिए। जी मैं बोलूं? आप रचना जी नहीं सुन पा रहे, आप बोलिए। मैं सबको नमस्कार करूं। अब मेरी आवाज आ गई। एक्चुअली बीच में कोई कॉल आ गई थी, तो मैं छोटी सी बात अपनी कहूंगी कि हमारी संस्कृति और राजनीति। अच्छा, रचना जी पहले बोल लें, तब मैं बोलूंगा। अच्छा जी, रचना जी बोल लीजिए। मेरे आप राजनीति, हाँ, रचना जी बोल के बीच 50 साल का अंत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, आप बोलिए। एक्चुअली 50 साल का डिस्टेंस है, अंतर है। और उसके बाद आपका जो डिजिटल युग शुरू हो गया, वो 2 दशकों से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। 20 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, तो हमारा नेचुरली पॉलिटिकल स्वरूप भी बदला है, संस्कृति भी बदली है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के टाइम के जो मूल्य थे, संस्कृति थी, और जो उस तरह का बिहेवियरल वो जो था, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो जब समय बदला है, तो संस्कृति बदली है, राजनीति का स्वरूप बदला है, तो उसके कारण हमें एक नए थॉट प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा, जब हमें संस्कृति और राजनीति का एक कोरिलेशन नए सिरे से डेवलप करना है। मुझे अरुण सर की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, संस्कृति और ये एक समान हो ही नहीं सकती। वो बिल्कुल सही बात है। जो सांस्कृतिक होगा वो राजनीति से दूर होगा, जो राजनीतिक होगा वो संस्कृति से मेल नहीं खाता होगा। तो कुल मिलाकर मेरी जो सोच है एज एन इंडिविजुअल, और जो मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं आपकी तरह बहुत ज्यादा साहित्य और उसमें गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम सब पॉइंट जो टॉपिक का था कि राजनीतिक संस्कृति, तो राजनीति में तो संस्कृति होती ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि राजनीति में जब संस्कृति हो जाए तो फिर किसी बात का कोई विषय ही नहीं है, फिर तो हम सुप्रीम हो जाते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति की बहुत बड़ी कमी है। जो राजनेता है वो संस्कृत है ही नहीं। हाँ, एक पॉइंट बीच में क्या आया था कि जो लीडर है वो खुद में जो एक नीति नियंता है, जैसे मान लो शासन में ये लोग, ये टीम में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो कुछ चीजों को समझने लग जाएं कि हमें इस प्लानिंग से इस विषय पे काम करना है, उस विषय पे काम करना है, और उसके हिसाब से हमारे संवैधानिक प्रक्रियाओं में चेंज करके हमें बाध्य करें उस चीज को फॉलो करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कुछ एक रास्ते निकल आ सकते हैं। और ये सिर्फ संस्कृति का रास्ता राजनीति से निकलता है, लेकिन राजनीति सांस्कृतिक नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत रचना, बहुत गंभीर बात आपने कही है कि निश्चित रूप से जेपी के वक्त के जो सवाल थे, उन सवालों को जेपी ने उस वक्त के हिसाब से उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे। और हर रहनुमा, जो भी परिवर्तनकारी ताकत इस देश के रहे हैं, इतिहास के रहे हैं, वे अपने वक्त के सुलगते सवालों का अपने तरीके से उत्तर दे रहे थे। जब हम महापुरुषों को याद करते हैं,
तो उनके त्याग और संघर्ष और सपनों को याद करना चाहिए। अगर सवाल 21वीं सदी का है तो 21वीं सदी का उत्तर भी 21वीं सदी का होना चाहिए। अगर लड़ाई आज की है तो औजार भी आज का होना चाहिए। लड़ाई आज बाजार की है तो आप धर्मदंड लेकर के आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अगर युद्ध बाजार का है तो बाजार का ही जो है हथियार लेकर के आपको यह बाजार को पराभूत करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। मैं सीधे तौर पर मैं दया जी के पास आ रहा हूं। आप संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और वेद और विज्ञान की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भी संस्कृत से और साहित्य के दया जी जब बात करते हैं, जब आप विभागाध्यक्ष मेरे मित्र हैं नहीं हो ही जाएंगे जी, मैं प्रोफेसर। तो मैं सीधे तौर पर आपसे मैं आ रहा हूं कि संस्कृति का जो मामला है, संस्कृति का मामला जो जातिवादी संस्कृति है, संस्कृति के नाम पर यह नाच गान, जैसे संस्कृति की बात होती है, किसी ऑडिटोरियम हॉल में किसी आदिवासी को नाचते हुए देखते हैं, किसी गांव की महिला को नाचते हुए देखते हैं, लगता है कि मेरी संस्कृति बच जाएगी। मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहता हूं, अभी इस देश में ज्योग्राफिकल इन्वेजन नहीं है, इकोनॉमिक इन्वेजन नहीं है, इस देश पर सबसे बड़ा खतरा सांस्कृतिक आक्रमण का खतरा है, कल्चरल इन्वेजन का है। अगर इस देश की संस्कृति समाप्त हो गई तो सियासत का रंग भी बदरंग हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इस सांस्कृतिक आक्रमण को आप किस रूप में आप देख रहे हैं दया जी? जी, सभी को नमस्कार। और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, लेकिन आज हम जिस प्रसंग में कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि ये संस्कृति के लिए हमें, भारतीय संस्कृति की ओर जाना के लिए हमें वेदों की ओर जाना पड़ेगा। वेद हमारा जो है, कहा गया है कि वेदो अखिलो ज्ञान मूलम, धर्म मूलम। धर्म को ज्ञान भी कह सकते हैं, विज्ञान भी कह सकते हैं ये, लेकिन वो वेद को जानने के लिए वेद को हम मान लेते हैं कि ट्रेडिशनल है, पुंगा पंडित नहीं, वही हमारी वास्तविक संस्कृति है। वहां जाना पड़ेगा आपको। वेद का एक ही शब्द एक आपको माननीय हमारे विजेंद्र जी को बताता हूं कि एक मंत्र जो है मनुर्भव, मानव बनो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं पूरे विश्व के लिए। धनुर्भव जहां हो गए, सारी प्राप्ति, सारी उपलब्धियां समाप्त हो जाएगी, सब व्यर्थ। इसी की आज जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ टाइम एंड डिमांड ऑफ टाइम पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसके लिए हमें उसको जाना है। जो संपूर्ण क्रांति के बाद जयप्रकाश करते हैं लोकनायक जयप्रकाश, तो क्या है आज हमारे युवाओं में उसकी जरूरत है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सबका विकास होना चाहिए। आज हम समग्र होलिस्टिक हम लोग हम पढ़ाते हैं, आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स की बात आ रही है कि एक फिजिक्स का बच्चा है वो भी संस्कृत जानेगा, संस्कृत का बच्चा भी मैथमेटिक्स जानेगा। इंटरडिस हमारे यहाँ कोर्स शुरू हो रहे हैं। तो आज ये इसकी जरूरत है, वो नहीं जानते हैं। बच्चा हमारा नहीं जानता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ का है, उसको पता है कि पाइथागोरस ने दिया नहीं, जबकि हमारे यहाँ बौधायन सूत्र है यजुर्वेद में, वहां पर ऑलरेडी दिया। उसके बाद संख्या पद्धति की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ गणित यजुर्वेद में आता है कि वहां पर आता है कि चतस्रस्य में अष्टौच में इस मीन्स ये मंत्र है, लेकिन इसका जो मीनिंग समझेंगे आप 4 4 8 8, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये आज हमारे बच्चे मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के पढ़ते हैं, बट दे आर फार अवे फ्रॉम द ड्राइव रियलिटीज ऑफ द साइंस एंड मैथमेटिक्स। कि कहाँ ओरिजिन कहाँ है, उस ओरिजिन को हमें बताना है कि हमारे पास भारतीय जो है ज्ञान परंपरा को हमें लेकर बढ़ना है। आज मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसकी बात करते हैं? उसी संस्कृति की बात है। वही भारतीय संस्कृति है। जो यहाँ की जो वैदिक ऋषि थे, ऋषि क्या थे? सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। आज विज्ञान बम बना दिया, एटम बना दिया, क्या है? ये निगेटिव अप्रोच है। हमारे ऋषि क्या करते थे? वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। प्रकृति क्यों क्या करते थे? कहते थे कि सबके लिए, वो कहते थे कि सर्वभूत हिते रता। गीता में एक मंत्र आता है, श्लोक आता है कि सभी जीवों के कल्याण में लगे रहते थे। जी, तो उनका ये दया जी मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। एक तो नॉस्टैल्जिक जो अप्रोच है, जो अतीत मोह है, मैं ये बात को कर रहा हूँ कि ओल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता है और वेस्ट हमेशा
बेस्ट, तो वेस्ट हमेशा बेस्ट नहीं होता है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अतीत मोह से मुक्त रहते हुए क्या नई पीढ़ी के हाथ में, उसको जिसके हाथ में एंड्रॉयड है, क्या कहेंगे कि एंड्रॉयड को हटा करके वेद की किताब ले लो। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं। आप क्या तमाम नई पीढ़ी को जो रील देख रहे हैं, राहुल गांधी जी, चंपू हम चंपू सबके कर लिए रहे हैं, कहेंगे, सबके लिए इसकी जरूरत है। इसके लिए विजेंद्र जी सबके लिए जरूरत है कि नहीं, वो उनको जानना पड़ेगा। वो केवल संविधान को नहीं, जब तक हम भारतीय संस्कृति को नहीं समझेंगे, वो तो आज फिर राजनीतिक संस्कृति की बात नहीं कर सकते हैं और सांस्कृतिक राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं। तो संस्कृति को समझने के लिए तभी राजनीति करेंगे जब हमारे पास, जब हम एक सैक्रिफाइस नहीं, त्याग की भावना नहीं रहेगी हमारे यहाँ। जब हम ईमानदार कब बनेंगे? जब त्याग की भावना होगी। राष्ट्र को समझेंगे कि हमारा राष्ट्र है, हमारा कण कण में, क्षण क्षण में समझेंगे कि नहीं। हम जब नो कास्ट, नो क्रीड, नो रीजन, नो रिलीजन से ऊपर कैसे उठेंगे? जब तक हम जानेंगे ही नहीं। भारतीय उपनिषद क्या कहता है? कहता है कि वह भेद नहीं करता है, आत्म तो सब एक ही है। और मॉडर्न में भी लागू होगा। आज भी जो गॉड पार्टिकल की बात किया जा रहा है, हमारे साइंटिस्ट ने फिर जाकर वहां पर सबने स्वीकार किया कि नहीं, जो उपनिषद की जो बात आई है, शोपेनहावर ने उसको स्वीकार किया, ठीक है, और आइंस्टीन ने उसको स्वीकार किया कि नहीं, ये गॉड पार्टिकल आज लोगों ने बोसन की खोज किया है, वो हमारे यहाँ है। इसको मैंने दिखाया है मैथमेटिक्स में, मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, 5 वॉल्यूम्स हमने बनाया एनसीईआरटी में। तो उसमें आप पढ़ेंगे, ये बच्चों को बताना जरूरी है। तो भारतीय सांस्कृतिक राजनीति तभी होगी जब हम अपने भारतीय संस्कृति को समझेंगे। दया जी, एक प्रश्न आपसे यह है, अरविंद ओझा जी और दया जी और चतुर्वेदी, जब लोकनायक को आप याद करते हैं तो पटना की उस घटना को याद कीजिए। पटना के किसी दुकान में कैंचियां नहीं मिलती थी, कैंची खरीद करके तमाम जनेऊ काटे गए थे, जिसके जनेऊ दिखते थे जनेऊ काट दिए जाते थे। ये जो प्रतीकात्मक चिन्ह, जब हम लोकनायक जयप्रकाश की बात करते हैं, अगर मेरे अपने नाम के आगे हम चतुर्वेदी लगाएंगे, तिवारी लगाएंगे, तो लोकनायक को कैसे याद करेंगे? लोकनायक भारत में जिस जातिवाद को समाप्त करना चाहते थे। अब जब संस्कृति की बात करते हैं, कौन सी संस्कृति को जिंदा करना चाहते हैं? जो अपने ही आदमी को अछूत बना के रखा, जानवर से बदतर जिंदगी रखा, जूठन चटवाया, कमर में रस्सी बांध के रखा और असुरी पस्या बनाया। आखिर भारतीय संस्कृति की चर्चा करने के क्रम में वो जो सड़ी हुई बातें हैं, जो कालबाही बातें हैं, उन कालबाही बातों को अगर सामने लाएंगे तो मुझे लगता है लोकनायक के संपूर्ण क्रांति के संकल्पों, उनकी व्याख्या की हम शायद अवहेलना करें। दया जी क्या कहना चाहते हैं? लोकनायक विजेंद्र जी, लोकनायक कहते थे कि उस व्यक्ति को लाना है जो सबसे निचली तबके का जो व्यक्ति, उसको लाना है हमें मुख्य धारा पर, उच्चतम श्रेष्ठतम स्थान पर लाना है। ये उनका उद्देश्य था। तो वेद में तो कह रहे हैं कि पैर शूद्र है। जब आप वेद की बात करेंगे और जेपी की भी बात करेंगे तो आप उस शूद्रों और वंचितों सर्वहारा का आपके संकल्प संपूर्ण क्रांति में जगह कहाँ है? दया जी की संपूर्ण क्रांति में की बात ही नहीं। वो जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं वो शूद्र की बात वहां नहीं है, वो शूद्र नहीं है वहां। वो तो हमारी जो शरीर की रचना है, इसमें चारों चीजों का जो है वो वर्ण जो वहां बात आती है, ये तो बाद की बात है। वेद तो कभी नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन की बात करता है। ऋषि जो थे ना, वैदिक ऋषि, वो कभी कास्ट क्रीड से ऊपर थे। इसको फॉलो करना पड़ेगा विजेंद्र जी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लोकनायक जी, बहुत बहुत सुंदर। दया जी समय हो रहा है, मैं फिर आपसे बहस करूंगा क्योंकि ये बहस बहुत बड़ी है। यह जो मनुष्य की अवधारणा है कि बड़े भाग मानुष ब्राह्मण, इस पर हम लोग डिबेट करेंगे। जब टोटल रिवॉल्यूशन की बात होगी, संपूर्ण क्रांति की बात होगी, तो संस्कृति पर भी संपूर्ण बहस की जरूरत है। मुझे लगता है दया जी की संस्कृति पर संपूर्ण बहस करनी है और दया जी को जो है आगे जाकर के बहस करनी पड़ेगी कि संस्कृति के जो प्रति सांस्कृतिक तत्व है, इसको खत्म करके नई पीढ़ी को कौन सा नया भारत और नई संस्कृति देंगे, इसकी भी चिंता करनी है। मैं सीधे तौर पर, समय मेरे पास में 5 मिनट और है। मैं एमएन ओझा जी मौजूद हैं, मैं कल भी आप मंच पर थे, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। ये पूरे जेपी की जो संस्कृति की जो अवधारणा है और खास करके संस्कृति कर्मी यहाँ बैठे हुए, जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन का मतलब यह था कि भारत में जातिवाद खत्म हो। तो जातिवाद खत्म हो, तमाम लोगों ने अपने उपाधि और टाइटल को हटा दिया था। कोई मोहन प्रकाश, कोई अनिल प्रकाश, कोई सब नाम रखे थे, कोई टाइटल खत्म हो गया था। फिर ये क्या हो रहा, कैसे एमएन ओझा जी
जेपी के संपूर्ण क्रांति को जब तक इस देश में जाति व्यवस्था बनी रहेगी। मैं तो अरुण सर से कहना चाहता हूं, जब व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है तो मैं तो यह कह रहा हूं कि भारत में सबसे बड़ी व्यवस्था है जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था को बदले बिना कौन सी व्यवस्था परिवर्तन की आप बात करेंगे? व्यवस्था परिवर्तन की कोई भी बात करेंगे वो बात बेमानी होगी कि पहले जाति व्यवस्था की बात कर लो। जेपी ने यहां से शुरुआत करने की कोशिश की थी और टोटल रिवोल्यूशन की संकल्पना वहां से उभरी थी। हेमंत ओझा से मैं सुनना चाहता हूं सीधे तौर पर। हेमंत ओझा जी। धन्यवाद बाबा विजेंद्र जी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि जयप्रकाश जी ने जो शब्द क्रांति की बात की थी उसमें सांस्कृतिक शब्द तो है लेकिन धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसमें आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग किया है। जी जी। वस्तुतः क्या होता है, धर्म हमारा पूरा ढांचा है और संस्कृति उसका आध्यात्मिक शब्द में बोलता हूं उसका इसेंस है, केवल इसेंस। जैसे तिवारी जी जो बात कर रहे थे, गीता में शब्द है कि वेदस सर्वै अहमेव वेद्य, सभी वेदों में हे अर्जुन सिर्फ मुझे ही पढ़ा जाता है, ये कृष्ण ने कहा है। वस्तुतः जो आप जब तक धार्मिक ढांचा को बनाए रखेंगे, आप सबसे पहले एक अयोध्या की बात किया था आपने कि क्या बात है कि राष्ट्रवाद और अध्यात्म के धर्म के नाम पर हम सब जगह हारते गए इलेक्शन में। अब देखिए अयोध्या और अयोध्या के आसपास फैजाबाद, इवन प्रयागराज, इवन गाजीपुर, इवन चित्रकूट तक, अब आप इसमें देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने जाटों को खड़ा नहीं किया, लेकिन वोट जो है जो जाटव थे उनको भी पड़ा, मतलब कि जो उस जाति के नहीं थे उनको भी पड़ा। तो वस्तुतः क्या होता है, एक आपको उस जब तक आप इसेंस को नहीं लेंगे, मूल चीज को नहीं लेंगे, केवल ऊपरी ढांचा को लेते रहेंगे तो जाति खत्म नहीं होगी। और जाति केवल हमारे देश में है। एक कवि की मैं उदाहरण बतलाता हूं कि ढोलक बजती है गरीब की और चमड़ी मरती है अमीर की। ढोलक बजती है अमीर की और चमड़ी बजती है गरीब की। आग लगे इस राम राज में, एक केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, कल मैंने नागार्जुन की कविता कोट किया था। तो आग लगे इस राम राज में, वस्तुतः जिस राम राज की परिकल्पना हमारे महात्मा गांधी ने किया था, जिस राम राज में करोड़ों साम्यवाद और समाजवाद ने उछावर है, जो अनीति कछु बरजो भाई तो मही बरजो भय बिसराई। अगर मैं राजा हूं और किसी को भी लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो भय से मुक्त होकर आप हमको बताइए, उंगली उठाकर बताइए। एक ऐसा राम राज है जिसमें अल्पमत की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है। हर राम राज में कोई बहुमत नहीं है, अल्पमत की भी अवहेलना नहीं है। ऐसा राम राज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था। एक चीज तो मैं बतलाना चाहता हूं कि इसमें दो मत नहीं है कि संपूर्ण क्रांति न जयप्रकाश के समय में पूर्णतः सफल हुई थी न असफल होगी, क्योंकि उसके मूल में जयप्रकाश नारायण मरते समय तक अनुभव कर लिए थे कि जिस क्रांति की हमने परिकल्पना किया था और जो जनता पार्टी आई, तो वो जनता पार्टी के समय में जब अंत तक सत्ता आते उनके समय उनका निधन भी हो गया था, वो बहुत उदास थे, बहुत उदास थे। इवन जनसंघ को जिस समय भारतीय जनता पार्टी में लिया गया था, उसमें जानते थे कि लॉयल्टी दो जगह नहीं होनी चाहिए, और बार देवरस बात करते थे कि नहीं, हमारी जो ये जनसंघ है वो आरएसएस से जुड़ी हुई नहीं है, और उन्हें जनसंघ को नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जयप्रकाश ने जनसंघ को लिया, बनाई भी, और उसमें सबसे हमको लगता है 80 सीट आई थी उस समय 77 के इलेक्शन में। लेकिन आप ये अनुभव करेंगे इस बात को कि जो खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन ने लिखा कि ये जो इतनी पार्टियों को लेकर, इतने सारे पुराने लक्ष्यों को लेकर हम जो आगे बढ़े हैं, उसमें वो खिचड़ी विप्लव ही था, उसको नहीं किया जा सकता था। जहां तक कि हमारी जाति की बात है, विश्व में जाति प्रथा नहीं है, रेस प्रथा है। जहां तक हमारे मार्केटिंग के जो यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए उन लोगों ने इस बात को बताया कि हमारा देश जो है वो अध्यात्म के लिए जाना जाता है, उसमें महात्मा बुद्ध भी है, लेकिन हमने उसको
अनिश्वरवादी दर्शन मानकर उसको खत्म कर दिया था कभी। तो हमारा देश की जो पहचान है वो आध्यात्मिक चेतना के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए, सांस्कृतिक चेतना के लिए है। वो केवल धर्म के लिए नहीं, धर्म उसका एक बहुत बड़ा ऊपरी ढांचा है। तो मैं ज्यादा इसमें नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास शब्द और एक कम है। समय बस 1 मिनट बचा है, बस 1 मिनट में सबको समाप्त करेंगे। एमएन ओझा जी कितनी बेहतरीन बात की है और दया जी से मुझे लगातार सुनना है। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ निराश बिल्कुल नहीं होना है और हम आधा गिलास खाली है उसको नहीं देखते हैं और निश्चित रूप से वक्त की रेत एड़ियां रगड़ने दे मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा और हम वह नौजवान हैं, वह युवा पीढ़ी, खास करके समीर और मैं अरविंद ओझा से कहना चाहता हूं कि युवा का मतलब वो ढांचा से नहीं है, वो जिम खाना से निकला हुआ वह शरीर नहीं है। युवा का मतलब है जो सवालों से मुठभेड़ करता हो, दो हाथ करता हो। युवा वह है जिसके भीतर युत्साह है, सागर की उठती हुई वह लहरों की तरह जो साहिल से टकरा करके अपना दम तोड़ ले, उसको युवा कहते हैं। भारत की इस नई पीढ़ी को आपको विचारों से लैस करना पड़ेगा, सिद्धांतों से लैस करना पड़ेगा, अतीत से भी जोड़ना पड़ेगा, विज्ञान से भी जोड़ना पड़ेगा। मैं स्वागत करते हुए कि बिल्कुल निराश नहीं होना है कि कहा है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश से छाती तो है। इसी आकाश से छाती को लेकर के आज समीर और अरविंद ओझा और डॉक्टर रचना गुप्ता और एमएन ओझा और दयाशंकर तिवारी जी और अरुण सर हमारी जो विरासत है, सबको प्रणाम करते हुए कि बात जारी रहेगी। आपको हम छोड़ेंगे नहीं, हम छूटेंगे नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। असहमतियों के बीच अभ्यास करेंगे साथ चलने का। कोई आवश्यक नहीं कि एक दूसरे से सहमत हो, लेकिन निश्चित रूप से संबंध, संवेदना और संबंध बोध, तमाम वादों को समाप्त कर दो, एक वाद को पास रखो, वह है संबंधवाद। और संबंधवाद का ध्वज पताका फहराएंगे, भारत की संस्कृति जिंदा होगी, राजनीति भी दिशा से जुड़ेगी और देश का दशा भी ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। बहुत अच्छी लगे तो इसको साझा करें, फैलाएं और अगर असहमति हो तो अपनी बात करें। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।